Hello students, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Rohit Meda. Students, आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे द इकोनॉमिक अफेयर्स, द इकोनॉमिक रिलेटेड करंट अफेयर्स ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2020. दिसंबर 2020 के पहले हफ्ते के इकोनॉमिक जीके को आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं. डेट इज ऑफ 29th ऑफ दिसंबर 2022, 5th ऑफ दिसंबर, 29th ऑफ नवंबर 2022, 5th ऑफ दिसंबर 2020. आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं. तो लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को. चलिए, सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी का रिपोर्ट. तो देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी इस बार 2 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर तक. तो इसी के बीच में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने उस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग का जो कंक्लूजन था वो सामने रखा 4 दिसंबर को, कि मीटिंग में क्या डिसीजंस लिए गए. इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, 3 गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड होते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से अपॉइंटेड होते हैं. ठीक है, मेंबर्स की बात हम पहले भी कर चुके हैं. अब थोड़ा सा कमेटी के रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं कि इस कमेटी ने क्या रिजल्ट्स दिए. तो सबसे पहले तो हमारे पास जो मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास पॉलिसी रेट्स होते हैं, पॉलिसी रेट्स, और कुछ हमारे पास फिक्स्ड रेट्स होते हैं. ठीक है, पॉलिसी रेट्स. अब क्या कहता है मॉनेटरी पॉलिसी का ये स्टेटमेंट? तो आरबीआई का ये मॉनेटरी पॉलिसी का स्टेटमेंट कहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कीप्स रेपो रेट अनचेंज्ड एट 4%. दिस इज द पॉलिसी रेट, दीज आर द पॉलिसी रेट्स. ये पॉलिसी रेट्स ही हैं. तो आरबीआई ने रेपो रेट को अनचेंज्ड रखा, मतलब कुछ भी उसमें छेड़छाड़ नहीं करी. वो 4% था, 4% ही उसको रखा गया मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए. ठीक है, मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए. देखिए, ये जो डिसीजंस लिए जाते हैं, हमारे पास एक ना हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट होता है. ठीक है, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टारगेट सेट किया हुआ है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो 4% ±2% के अंदर ही रहना चाहिए, यानी कि 2 से लेकर 6% तक बीच में रहना चाहिए. ये इन्फ्लेशन का टारगेट है, 2016 से हम इसको फॉलो करते आ रहे हैं. ठीक है, 2016 से हमारा टारगेट है 4% ±2%. तो इसी टारगेट को ध्यान में रखते हुए यहां पे इन रेट्स को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है. तो अभी ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि रेपो रेट पहले 4% था, अभी भी उसको 4% ही रखा गया. उसके बाद बाकी के जो पॉलिसी रेट्स हैं, दैट इज एमएसएफ है, बैंक रेट है, ये दोनों सेम रहते हैं. तो दोनों ही 4.25 पे हैं. पहले भी इतना ही था, अभी भी इसमें कोई चेंज नहीं किया गया. उसके बाद आता है रिवर्स रेपो रेट. तो रिवर्स रेपो रेट को भी चेंज नहीं किया गया, 3.35%, 3.35%. ये वैल्यूज आपको ध्यान में होना चाहिए. दीज आर द करंट वैल्यूज, ये करंट वैल्यूज है, क्योंकि एग्जाम में कई बार सिर्फ इन वैल्यूज को लेके भी क्वेश्चन आ जाता है कि रेपो रेट प्रेजेंटली इतना है. तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मॉनेटरी पॉलिसी के, ये पॉलिसी रेट्स. ठीक है, बेसिकली दीज आर द क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ क्वालिटेटिव एंड कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं. दीज आर द क्वांटिटेटिव्स, ये क्वांटिटेटिव टूल्स है जो कि मार्केट में मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन को मेंटेन करने का काम करते हैं मार्केट के अंदर. क्योंकि देखिए, अगर मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाती है, अगर कंट्री के अंदर ज्यादा पैसा बढ़ जाता है, तो उससे महंगाई भी बढ़ती है. ठीक है, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई, देयर शुड बी ऑल्सो इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन रेट. तो इसी इन्फ्लेशन रेट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है. और बेसिकली कुछ अदर रेट्स होते हैं हमारे पास पॉलिसी रेट्स के अलावा. तो वो अदर रेट्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बाकी के रेट्स की बात करूं, तो हमारे पास होता है सीआरआर, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू है 3%, अनचेंज, कुछ भी चेंज नहीं किया गया. 3% पे है कैश रिजर्व रेशियो. और उसके बाद हमारे पास होता है एसएलआर, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, दैट इज अनचेंज्ड एट 18%. ये भी अनचेंज रहा 18% पे, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड कैश रिजर्व रेशियो. ठीक है, दीज आर द रिजर्व रेट्स. हम इसको रिजर्व रेट्स बोलते हैं, फिक्स रेट्स बोल देते हैं. रिजर्व रेट्स, एक बेटर वर्ड इनके लिए यूज होता है, वो होता है रिजर्व रेट्स. एंड दीज आर द पॉलिसी रेट्स, दीज आर द पॉलिसी रेट्स, दीज आर द रिजर्व रेट्स. तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर बेसिकली ये तो रेट्स की बात करी हमने. कुछ अदर डिसीजंस जो आरबीआई के द्वारा लिए गए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा लिए गए, थोड़े से वो भी देखते हैं. इन्फ्लेशन कहां रहा हमारा? तो इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूं, तो इन्फ्लेशन को हम 2 टर्म्स में मेनली देखते हैं, दैट इज सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स. अभी मैं अगर प्रीवियस 2-4 साल की बात करूं, तो आरबीआई का जो मेन फोकस है दैट इज ऑन सीपीआई, वो सीपीआई पे भी है, दैट इज कंज्यूमर लेवल.
दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हमारा जो इन्फ्लेशन है वो सितंबर में 7.3% पे पहुंचा, बट अक्टूबर में वो पहुंच गया 7.6 पे। अक्टूबर में वो पहुंच गया 7.6 के अंदर, यानी कि हमारी जो रेंज थी, हमारा जो टारगेट था 4 + -2, उसकी रेंज के तो वो बाहर जा रहा है, ठीक है, उसकी रेंज के बाहर जा रहा है। बट अगर रेट्स को इंक्रीज कर देते हैं, अगर मार्केट के अंदर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रही है, मतलब मनी सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि मनी सप्लाई ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, बट अगर हम मार्केट में से पैसे को डिक्रीज करते हैं, पैसे को डिक्रीज करने के लिए यहाँ पे रेट्स में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो मार्केट की सिचुएशन तो कोविड-19 के कारण पहले ही नाजुक है, पैसे की कमी तो पहले ऑलरेडी है, ठीक है, बट एज पर द इन्फ्लेशन रेट पैसा ज़्यादा है, तो इसलिए हम अभी पैसा बैकआउट नहीं कर सकते, तो हमने रेट में इसीलिए डिक्रीज नहीं किया, और कोविड की सिचुएशन के चलते हुए हमने इंक्रीज भी नहीं किया, अदरवाइज हम इंक्रीज कर देते, अदरवाइज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इंक्रीज करने पे कोई डिसीजन लेती अगर कोविड की सिचुएशन ना होती तो, क्योंकि ग्रोथ रेट तो पहले डाउन जा रहा है। तो यहां पे उसके बाद कोर इन्फ्लेशन आती है हमारे पास। देखिए कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, सीपीआई इन्फ्लेशन में से अगर मैं एनर्जी रिसोर्सेज और फूड को निकाल दूं, ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज जस्ट लाइक फ्यूल और फूड को अगर मैं निकाल दूं, तो वो जो इन्फ्लेशन बचती है दैट इज कोर इन्फ्लेशन, उसको हम बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। द सीपीआई इन्फ्लेशन एक्सक्लूडिंग द फूड एंड एनर्जी सोर्सेज, दैट इज कोर इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन अक्टूबर में पहुंच गया 5.8% पे, 5.8% पे पहुंच गया, दैट इज अंडर द रेंज ऑफ आई कैन से 4 + -2, ये उसकी रेंज में आता है। और सीपीआई के लिए कुछ अदर प्रोजेक्शंस यहाँ पे आरबीआई के द्वारा किए गए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा किया गया कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन है ये अगले क्वार्टर में, अभी देखिए थर्ड क्वार्टर ऑनगोइंग है, थर्ड क्वार्टर ऑफ 2021 फाइनेंशियल ईयर 2021 का तीसरा क्वार्टर चल रहा है, तो इसके लिए एक प्रोजेक्शन किया गया 6.8% का कि इसमें जो इन्फ्लेशन है सीपीआई इन्फ्लेशन वो डिक्रीज हो सकती है, ठीक है, वो 7.6 से डिक्रीज होकर 6.8 पे आ सकती है। और अगला क्वार्टर जो हमारा रहेगा दैट इज जनवरी टू मार्च 2021, दैट इज ऑफ द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2020-2021, तो उसमें ये हो सकता है 5.8। ये प्रोजेक्शन है, दीज आर द एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये सिर्फ प्रोजेक्शन है कि इतनी हो सकती है, इतना हो सकता है। और हमारे लिए देखिए हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में प्रोजेक्शन को लेके भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो हमें तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है, जब तक इसकी असली वैल्यू ध्यान में नहीं आती। लेट अस सपोज अभी ये हमारे पास वैल्यू है 5.8, तो जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, ठीक है, अगर आपके एग्जाम तक ये प्रोजेक्शन ही रहती है और रियल वैल्यू डिक्लेयर नहीं होती तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर रियल वैल्यू अनाउंस हो जाती है तब इसकी कोई अहमियत नहीं रहती। अब उसके बाद ये तो हुआ फाइनेंशियल ईयर 2020-21 खत्म होने के बाद, अब उसके बाद अगला फाइनेंशियल ईयर आएगा 21-22 जो कि 1 अप्रैल से शुरू होगा, तो उस फाइनेंशियल ईयर को हम बोलेंगे फाइनेंशियल ईयर 22। उसका फर्स्ट हाफ यानी कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक के लिए भी यहाँ पे प्रोजेक्शन किया गया आरबीआई के द्वारा, दैट इज 5.2 to 4.6%, यानी कि इन्फ्लेशन को डिक्रीज करने की बातें यहाँ पे चल रही हैं कि इन्फ्लेशन डिक्रीज होएगी, ये बातें कह रहा है आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ये रिपोर्ट। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है आरबीआई। उसके बाद आरबीआई कहता है जीडीपी ग्रोथ। आरबीआई ने बोला था कि 2020-21 के अंदर जो भारत की अर्थव्यवस्था है यानी कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो -9.5% रहने वाला है, -9.5% रहने वाला है। बट अभी जो रिपोर्ट आती है एनएसओ की, ठीक है, सेकेंड क्वार्टर के लिए, उसके बाद आरबीआई क्या कहता है, अब आरबीआई ने अपना जो प्रोजेक्शन है वो चेंज कर लिया। अब आरबीआई कहता है -7.5% कि 2020-21 में इंडिया ग्रो करेगा, इंडिया का जो ग्रोथ रेट रहेगा जीडीपी दैट इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, मॉनेटरी पॉलिसी को हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति। अगर कोई हिंदी वाला है तो आई कैन एक्सप्लेन मुद्रास्फीति। अब पूरा का पूरा मैं एक्सप्लेन यहां पे नहीं कर सकता इन पॉलिसी रेट्स को, चलिए, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बाकी अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी की क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो -7.5% यहाँ पे रहने वाला है जीडीपी ग्रोथ रेट 2020-21 में, ये आरबीआई कहता है, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट कहती है। और इसके बाद आरबीआई के गवर्नर कुछ अनाउंसमेंट्स करते हैं, आरबीआई क्या एक्शंस लेने वाला है। तो आरबीआई कहता है कि जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है
भारत के अंदर काम कर रहे जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं एंड जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और या फिर जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, ये 2019-20 तक यानी कि मार्च 2020 तक जो ईयर हमारा खत्म हुआ, ठीक है, 31 मार्च 2020 को जो ईयर फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था, दैट इज 2019-20, तब तक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स ने जितना पैसा कमाया, मतलब जितना उनका प्रॉफिट रहा, ठीक है, तो ये डिविडेंड पे करते थे पहले तो, ठीक है, अपने ऑनर्स को, दैट इज गवर्नमेंट को या अपने ऑनर्स को ये डिविडेंड पे करते थे। तो अब आरबीआई कहता है कि इस साल 31 मार्च 2020 को जो ईयर खत्म हुआ यानी कि 2019-20 के लिए ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स डिविडेंड पे नहीं करेंगे, यानी कि अपने प्रॉफिट का हिस्सा नहीं देंगे सरकार को। ये कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आरबीआई का रिपोर्ट कहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन से ईयर के लिए, क्योंकि अभी 2020-21 चल रहा है, तो यहाँ पे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कंफ्यूज किया जाएगा ईयर का पूछ के, ठीक है। और कौन से बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करिए सिर्फ। इंडिया में बहुत टाइप्स के बैंक्स हैं, आरआरबीज भी हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी हैं, पेमेंट बैंक्स भी हैं, प्राइवेट बैंक्स भी हैं, बट यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की, ठीक है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट हो, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। चलिए, तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स अपना डिविडेंड पे नहीं करेंगे सरकार को या अपने मतलब पार्टी को। चलिए इसके बाद देखते हैं, उसके बाद आरबीआई कहता है कि आरटीजीएस सिस्टम जो है, दैट इज रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट की जो वैल्यू है, मतलब जो उसका वर्किंग है, देखिए आरटीजीएस के लिए बैंकिंग आवर्स में काम होता है और 2 घंटे आरबीआई ने एक्सटेंड किए थे कुछ टाइम पहले। इससे पहले आरबीआई ने एनईएफटी दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर को 24/7 किया था। अब आरबीआई कहता है कि आरटीजीएस को भी 24/7 बना दिया जाएगा, ठीक है। आरबीआई कहता है कि इसके ऊपर काम किया जाएगा और आरटीजीएस को भी 24/7 बना दिया जाएगा। अर्लियर ये बैंकिंग आवर्स के अंडर ही काम करती है, जब तक बैंक खुला है तब तक ये काम करती है, बट अब आरबीआई कहता है कि इसको 24/7 बना दिया जाएगा। और इसके अलावा जो कॉन्टैक्टलेस हमारी पेमेंट्स होती हैं, ठीक है, देखिए विदाउट द यूज ओनली ऑन द सिंगल क्लिक हम जो पेमेंट कर पाते हैं अभी, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट जिसको हम बोलते हैं, दैट इज ऑफ 2000 रुपीज की ऑथराइजेशन है किसी भी कार्ड के थ्रू या यूपीआई के थ्रू, ठीक है। 2000 का ही अभी लिमिट था कि आप मैक्सिमम 2000 रुपीज की पेमेंट कर सकते हो विदाउट एनी रिस्क, मतलब यहाँ पे लो रिस्क फैक्टर था। अब आरबीआई इसको 2000 से बढ़ा के 5000 करने वाला है। आरबीआई ने बोला कि कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की जो वैल्यू है 2000 से बढ़ाकर उसको कर दिया जाएगा 5000 रुपये। कब से ये इम्प्लीमेंटेशन में आएगा? 1 जनवरी 2021 से। 1 जनवरी 2021 से ये इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगा कि यहाँ पे कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट्स को जो लिमिट है वो 2000 से बढ़ा के 5000 कर दी जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है। और मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हमने जितनी भी बातें पढ़ी हैं सारी की सारी ही इंपॉर्टेंट है, तो इनमें से किसी भी चीज़ को लेके क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आरबीआई क्या कहता है? आरबीआई कहता है कि जो सेंटर्स फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी हैं, देखिए आरबीआई हर साल जून में फाइनेंशियल लिटरेसी वीक भी ऑर्गेनाइज करता है, वित्तीय साक्षरता, ठीक है, लोगों को, सिटीजन्स को, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशंस को, जो भी फाइनेंशियल या बैंकिंग फील्ड्स में काम करने वाले लोग हैं या फिर सामान्य लोग भी, आरबीआई उनको फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करने का काम करता है, यानी कि उनको जो वित्तीय ज्ञान है, ठीक है, तो थिंग्स का जो भी इस फील्ड में यूज होने वाली थिंग्स होती है उनका ज्ञान आरबीआई उनको प्रोवाइड करने की बात करता है। तो अभी तो आरबीआई के कुछ ब्लॉक्स में, यानी कि सिर्फ 100 ब्लॉक्स ही हैं आरबीआई के जिनमें ये प्रोवाइड किया जाता है, ये मतलब ये बनाए गए हैं सेंटर्स फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी। अब आरबीआई कहता है कि भारत के हर कोने तक, हर एक ब्लॉक तक, भारत के हर एक ब्लॉक तक मार्च 2024 तक ये बना दिए जाएंगे सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी। सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी, लोगों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के लिए यहाँ पे ये सेंटर्स फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी बनाए जाएंगे। कब तक? मार्च 2024 तक। डेडलाइन ध्यान में रखनी है, मार्च 2024 तक एवरी ब्लॉक इन द कंट्री इसको बना दिया जाएगा। ये आरबीआई का अनाउंसमेंट है। अभी सिर्फ 100 ब्लॉक्स में, अभी सिर्फ 100 ब्लॉक्स में। अब देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की और रिपोर्ट्स। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की और रिपोर्ट्स के अंदर देखिए, द फॉर्मर मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, द फेमस इकोनॉमिस्ट अभिजीत सेन,
ये एक बहुत ही प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, इनका नाम है अभिजीत सेन। और ये भारत में पहले प्लानिंग कमीशन काम करता था, अगर आपको पता हो 1950 में बनाया गया था प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। भारत में पहले 5 ईयर प्लान्स चलते थे, 5 वर्षीय योजनाएं चलती थी, तो उन्हीं 5 ईयर प्लान्स को इंडिया में जो बॉडी एग्जीक्यूट करती थी वो बॉडी थी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को 2014 में जब मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार ने बोला कि ये प्लानिंग कमीशन अपना काम सही ढंग से नहीं करता, तो मोदी सरकार ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बना दिया नीति आयोग। नीति आयोग, तो प्लानिंग कमीशन के मेंबर रहे अभिजीत सेन साहब ने अभी एक अनाउंसमेंट करा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, अभी आरबीआई का पढ़ा था हमने, आरबीआई क्या कह रहा था कि 2021 में यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21 में जो अर्थव्यवस्था रहेगी वो रहेगी -7.5। ये आरबीआई का स्टेटमेंट था, ये आरबीआई का स्टेटमेंट था। तो आरबीआई के इस मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के तुरंत बाद अभिजीत सेन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं क्या कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये 2020-21 में -7.5 नहीं रहेगी, ये लगभग -10% रहेगी, ये लगभग -10% रहेगी, ये कहते हैं अभिजीत सेन साहब। ये अभिजीत सेन साहब की रिपोर्ट है, ठीक है, अभिजीत सेन साहब का ये कहना है। इसके बाद अभिजीत सेन साहब जो है ये एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट भी है, ठीक है, इनका जो ये अर्थशास्त्री तो है ही है बट एग्रीकल्चर के अंदर भी इनका काफ़ी फेमस रहा है। भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई हुई है, इंडियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई हुई है, दैट इज अशोक दलवाई कमेटी। इंडियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई हुई है, इस कमेटी का नाम है अशोक दलवाई कमेटी। अशोक दलवाई कमेटी, इस अशोक दलवाई कमेटी का काम क्या है? टू डबल द फार्मर्स इनकम, डबल्स फार्मर इनकम, फार्मर इनकम्स को डबल करने के लिए। कब तक इनकम को डबल करना है? बाय 2022। ये सरकार का टारगेट है कि किसान आज जो कमाता है 2022 तक वो उससे डबल कमाएगा, 2022 तक वो उससे डबल कमाएगा। तो ये आरबीआई ने बात कर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया हुआ है कि जो किसान है वो डबल कमाए, और इसके लिए सरकार ने कमेटी बनाई हुई, दैट इज अशोक दलवाई कमेटी। तो अभिजीत सेन साहब का कहना है कि सरकार का ये जो टारगेट है दैट इज टू डबलिंग द फार्मर्स इनकम बाय 2022, ये भी अप्रूव्ड, ये भी टाइमली पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट इसको पूरा नहीं कर पाएगी, ये सरकार का कहना है। क्योंकि अभी हम सब जानते हैं देयर आर 3 फार्मर्स बिल जो कि अभी लोकसभा के सदन में जो कि पार्लियामेंट सदन में पास किए गए थे और प्रेसिडेंट ने भी अप्रूवल दे दिया। पहले ऑर्डिनेंस पास हुआ था, फिर बिल अप्रूव हो गए, और आज इस देश का किसान दिल्ली में धरना दिए बैठा है इन बिल्स को लेके। हालांकि किसान की मांगे सही है कि जिसके लिए बिल बनाया गया अगर वही उस बिल से सेटिस्फाइड नहीं है तो इस बिल का क्या फायदा, इस बिल का फायदा क्या है? हालांकि तीनों बिल्स को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो उनमें से तीनों ही बिल, ठीक है, उनमें से 2 बिल तो इंडिया में ऑलरेडी चलते हैं, ठीक है। अगर मैं बिल्स के बारे में थोड़ा सा फिर से बात करना चाहूं तो एक हमारे पास बिल था जो कहता है कि ओपन मार्केट किसानों के लिए बनाई जाएगी। देखिए, ओपन मार्केट की अगर बात मैं करूं तो ओपन मार्केट तो ऑलरेडी है, ठीक है। पंजाब का किसान अपनी गेहूं पूरे विश्व भर में भेजता है, हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर से आके सेब पूरे भारतवर्ष में बिकता है, तो ये ओपन मार्केट ही तो है, ठीक है, ये तो पहले से है। अब बीच में आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को इंक्लूड कर रहे हो तो वो कोई बात नहीं बनती, ठीक है। अब ओपन मार्केट में ये एपीएमसीज को खत्म करने की बात आती है, ठीक है, और अगर ओपन मार्केट सरकार ऑफिशियली लेके आती है तो एपीएमसीज खत्म होने की तरफ बढ़ेगी, ठीक है। जो आड़तियाज होते हैं उनके पास काम कम रहेगा। तो अब किसानों का रिश्ता, जब एक बिजनेसमैन उससे फसल खरीदने लग जाएगा तो किसान का रिश्ता एपीएमसी से वीक हो जाएगा, तो धीरे धीरे जो बिजनेसमैन है वो किसान के ऊपर दबाव भी बना सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। ये पहले, अभी तो अंबानी अदानीज है, जो एक बार पहले वॉलमार्ट आया था भारत में, ठीक है, ये 2012-13 की बात है। वॉलमार्ट 2008-9 में भारत में घुसा था, बेस्ट प्राइस के स्टोर बनाए थे उसने भारतीय के साथ, मित्तल के साथ मिलकर शायद, और बाद में पूरा का पूरा स्टेक उसने खुद ले लिया था। तो तब की बात अगर मैं करूं, तब ऐसा ही एक बिल कांग्रेस सरकार ने भी रखा था, और उस वक्त अरुण जेटली साहब ने, जो कि उस वक्त ऑपोजिशन लीडर थे पार्लियामेंट में, उन्होंने विरोध किया था ऐसे बिल का, और आज सरकार उसी बिल को लेके आ रही है। उसके बाद एक बिल आता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो इंडिया में पहले से होती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो इंडिया में पहले से ही चलती है, ठीक है।
गन्ने वाले जो किसान होते हैं, ठीक है, गन्ना जो किसान बेचता है वो शुगर मिल वालों के साथ कॉन्टैक्ट करके पहले से ही रखता है, उसका गन्ना तो पहले से ही शुगर मिल वालों ने खरीदा होता है। बट आप एक चीज देखिएगा, वो किसान क्या खुश है? साल 2 साल किसान को पेमेंट नहीं मिलती है, पैसा नहीं मिलता उस गन्ने का, तो क्या प्रूफ है कि अब जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सरकार चलाएगी द बिल्स के थ्रू, द ऑफिशियल बिल्स के थ्रू, तो क्या किसान को पैसा मिलेगा ही मिलेगा टाइम पे? ऐसा क्या प्रूफ है? जो पहले से काम कर रहे हैं, पहले जहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है वहां तो ये फेल्ड है, आप देख सकते हो। और यूरोप और अमेरिका जैसी कंट्रीज में का ये मॉडल है, और वहां पे तो ये ऑलरेडी लॉस में है। वहां पे वहां का किसान, वहां की सरकारें किसान को पैसा देती हैं। ये अरुण जेटली साहब की खुद की वर्डिंग्स है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अरुण जेटली साहब की वर्डिंग्स है, जो कि इसी सरकार के मंत्री रहे। अब एक तीसरा बिल था, दैट इज द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। अब देखिए, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में आया था। उस वक्त सरकार ने एक बिल पास किया था कि जो डेली आइटम्स है, हमारे डेली नीड्स हैं, उनको कोई व्यक्ति स्टोर नहीं कर सकता, उनको कोई भी बिजनेसमैन वगैरह स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मार्केट में जरूरत है और आप स्टोर करके बैठे हो, दिस इज द क्रिमिनल ऑफेंस। और अभी सरकार उसी बिल में से कुछ आइटम्स को रिमूव कर देती है, अमेंड करके, ठीक है, कि अब स्टोर कर सकते हो इन आइटम्स को। देखिए, स्टोर कौन करेगा? साफ साफ दिखाई देता है, किसान तो स्टोर कर नहीं सकता, किसान के पास तो जगह ही नहीं है स्टोर करने की, ठीक है, किसान के पास तो स्टोर करने की जगह ही नहीं है, तो स्टोरेज किसके पास है? बिजनेसमैन के पास। तो एक सीधा पॉइंट यहां पे आता है कि ये 3 बिल कहीं पे भी किसान को हो सकता है कहीं पे कुछ फायदा दे रहे हो, बट इतना ज्यादा फायदा भी नहीं दे रहे हैं, तो किसान इस फैसले से खुश नहीं है, तो सरकार को इस डिसीजन को वापस ले लेना चाहिए। तो यहाँ पे किसान जो है वो धरने पे बैठा हुआ है, तो देखते हैं कब तक ये प्रोटेस्ट चलता है। आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे अभिजीत सेन साहब का कहना है कि सरकार का ये टारगेट किसानों की आय को दुगना करने वाला, ये पूरा नहीं हो पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यूबीएस का कहना है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है 2020-21 में -10.5 रहने वाली है। आरबीआई -7.5 बोल रहा था, अभिजीत सेन साहब ने 10 बोला, -10, तो इन्होंने बोल दिया -10.5, -10.5। बट उससे अगले साल यानी कि 2021-22 में ये कहते हैं +10 पे चली जाएगी, यानी कि सीधा ही लगा लो, अब 20% हो गया, ठीक है, -10 ये रिकवर किया और 10% प्रॉफिट भी हो गया। उसके बाद अगले वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23 में, 2022-23 में ये चला जाएगा 6.2% पे, 6.2% के अंदर, 6.2% के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, OECD, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट का कहना है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये फाइनेंशियल ईयर 21 में यानी कि 2020-21 में रहने वाली है -9.9। इसके साथ साथ OECD ने यह भी बताया कि अगले वर्ष 2021-22 में ये रहेगी 8 पे, और उससे अगले वर्ष यानी कि 22-23 में ये रहेगी 5 पे। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोल दिया कि 2020 में जो ग्लोबल इकोनॉमी है, पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है, वो रहेगी 4.2%, -4.2%। और OECD कहता है कि अगले वर्ष यानी कि 2021 में दुनिया की जो इकोनॉमी है वो 4.2% पे ग्रो करेगी, मतलब पॉजिटिव, और 2022 में 3.7% पे। तो ये सारी प्रोजेक्शन वैल्यूज है, सारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज है। यू हैव टू नोट डाउन दीज वैल्यूज, बिकॉज ये टाइम टू टाइम चेंज होती है, और मैं आपको रिवाइज भी करवाऊंगा। जब चेंज होगी तो मैं आपको अगली भी लिखवाऊंगा, और इनको लेके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्शंस को लेके, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत अहमियत है। ये अगर कुछ बात कहती हैं, वो बात हो ना हो वो सेकेंडली थिंग्स है, बट जो बात इन्होंने बोल दी उसको लेके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हमारे जो कृषि मंत्री हैं, दैट इज हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड के मिनिस्टर हैं, रोड ट्रांसपोर्ट के हमारे जो मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 16 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का उत्तर प्रदेश के अंदर फाउंडेशन स्टोन रखा, ठीक है, 16 नेशनल हाईवेज के प्रोजेक्ट का इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर फाउंडेशन स्टोन रखा है, जिसका जो टोटल लंबाई है वो है 505 किलोमीटर, 505 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 505 किलोमीटर, एंड टोटल खर्चा आएगा 7477 करोड़, 7477 करोड़ रुपीस। चलिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल हाईवे नंबर 19 दैट इज वाराणसी प्रयागराज शंख, इसका जो पार्ट है, देखिए नेशनल हाईवे 19 जो है उसका एक हिस्सा दैट इज जो कि वाराणसी से लेके प्रयागराज तक जाता है, दैट इज
हांडिया, वाराणसी, सॉरी प्रयागराज के अंदर एक जगह है हांडिया, वहां से लेके राजा तलब जो कि वाराणसी की एक जगह है, उस सेक्शन को यहाँ पे इन्होंने चौड़ा करने की बात करी, यानी कि उतने इतने पार्ट को, नेशनल हाईवे का सिर्फ इतना पार्ट इसको 6 लेन कर दिया जाएगा, 6 लेन कर दिया जाएगा ताकि ट्रैफिक को डिक्रीज किया जा सके और यहाँ पे कम समय में आप ये वाराणसी से प्रयागराज का जो सफर है वो कर पाए। तो ये सिर्फ 73 किलोमीटर का स्ट्रेच है जिसको यहाँ 6 लेन में कन्वर्ट किया जाएगा और बनाने का टोटल खर्चा जो आएगा वो आएगा लगभग 2450 करोड़ रुपए, 2447 करोड़ रुपीज, 2447 करोड़ रुपीज यहाँ पे टोटल खर्चा आने वाला है, वाराणसी उत्तर प्रदेश। स्पाइस जेट के बारे में आपने सुना होगा, जो कि एक एरोस्पेस एयरप्लेन कंपनी है। तो स्पाइस जेट ने लॉन्च किया भारत का पहला फ्लाइट सर्विस, डेडिकेटेड फ्लाइट सर्विस, ठीक है, यानी कि एक प्लेन कंपनी जो है वो यहाँ पे सामान को, यानी कि प्रोडक्ट्स को, फूड प्रोडक्ट्स हुआ या ऐसे किसी भी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगी एक जगह से दूसरी जगह। और इसको लॉन्च किया गया, जो पहला भारत का फ्लाइट सर्विस है, इसको लेह में लॉन्च किया गया, लद्दाख के अंदर, ठीक है। तो लद्दाख में यहाँ पे लेह में इसको पहुँचाया गया। पहली फ़्लाइट जो थी स्पाइस एक्सप्रेस की, वो यहाँ पे कार्गोस को लेके गई है, दैट इज़ 30 टन्स ऑफ कार्गो सप्लाईज ये कैरी करके ये लेह तक पहुँचा के आई है, लद्दाख के अंदर 30 टन ऑफ कार्गो सप्लाईज, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये जो लेह लद्दाख का एरिया है, जम्मू एंड कश्मीर का एरिया, यहाँ पे काफ़ी सारा मतलब फ्लड्स वगैरह भी आते रहते हैं। तो जहाँ पे जब आपदाएं आएंगी तो इन आपदाओं में फूड हुआ या कुछ और चीज़ें, जब भी कोई डिज़ास्टर आएगा तो फूड मेडिकल थिंग्स, जो भी चीज़ें ऐसी होंगी जिसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो अब इन फ्लाइट सर्विसेज के चलते हुए इसको पहुँचाया जाएगा। तो ये फ्लाइट सर्विस यहाँ पे लॉन्च हो चुकी है। भारत की पहली फ्लाइट सर्विस लेह लद्दाख के अंदर लॉन्च की गई, दैट इज़ बाय द स्पाइस जेट एयर फ्लाइट सर्विस। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश। हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, ये पहुंच गए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और इन्होंने बोला कि भैया लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को लिस्ट कर लो यार, ठीक है, लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को लिस्ट कर लो और बॉन्ड इश्यू कर दो ताकि हमें पैसा मिल जाए, ताकि लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए पैसा मिल जाए। अब भारतवर्ष में कोई शहर, किसी सिटी को स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर लिस्टेड किया हो तो पहला सिटी था 1998 में अहमदाबाद। 1998 में अहमदाबाद शहर को, अहमदाबाद गुजरात का शहर, उसको पहली बार यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया गया था और उसके बाद 8 शहर और लिस्टेड हो चुके हैं और लखनऊ बना है 9th सिटी दैट इज टू बी लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। एंड ये उत्तर प्रदेश का पहला शहर है, ठीक है, ये यूपी का पहला शहर है जिसको लिस्टेड किया गया है। अब बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे, इन बॉन्ड्स के बदले में आएगा पैसा, ठीक है। अहमदाबाद हुआ, उसके बाद मैं बात करूं अमरावती है, विशाखापट्टनम है, ऐसे बहुत सारे शहर, सूरत, भोपाल, ठीक है, ये काफ़ी सारे शहर हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं, 8 शहर ऑलरेडी लिस्टेड है, पुणे है। अब नया शहर 9th जो सिटी है वो है लखनऊ। अब इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे इस शहर के अंदर, लखनऊ के अंदर, लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में पैसा आएगा और यहाँ पे पानी की सुविधाएं हो, शहरी विकास हो, वो अच्छे लेवल पे होगा। दैट इज अंडर द मिशन ऑफ अटल मिशन फॉर रेजोवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत स्कीम के अंदर यहाँ पे ये पैसा लगाया जाएगा, ठीक है, अमृत स्कीम के अंदर। अब बीएसई की बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में है। 1875 में इसको बनाया गया था, 1875 में बेसिकली इसको बनाया गया था। ये एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ से जो फंड आएगा दैट इज हेल्प अंडर द अटल मिशन, अमृत स्कीम के अंदर ये हेल्प करेगा। और लखनऊ के बाद आदित्यनाथ जी का कहना है अगली सिटी होगी गाजियाबाद को भी करवाएंगे लिस्टेड, ठीक है, गाजियाबाद को भी लिस्टेड कराएंगे। और उसके बाद आएगा प्रयागराज, वाराणसी, आगरा एंड कानपुर, यानी कि इन सभी सिटीज़ का जो डेवलपमेंट होगा वो बॉन्ड्स के थ्रू ही होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हनी फूड प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, NAFED, दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इनकी सहायता से
भारत के अंदर इन्होंने लॉन्च किया है फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस प्रोग्राम। तो अभी इन्होंने हनी को लेके बेसिकली ये लॉन्च किया और 5 शहरों में किया है, 5 प्लेसेस। ये हैं 5 डिफरेंट राज्य के 5 प्लेसेस। सबसे पहले तो ईस्ट चंपारण बाहर का, मोरेना इन मध्य प्रदेश, भरतपुर इन राजस्थान, मथुरा इन उत्तर प्रदेश एंड सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल। ये 5 प्लेस है। देखिए बेसिकली फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस की अगर मैं बात करूं तो 2200 एफपीओज लॉन्च करने की बात करी हुई है, दैट इज बाय द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के 2200 यहाँ पे लॉन्च किए जाएंगे एफपीओज। ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन अनाउंसमेंट था, ठीक है, जिसमें से 600 नाबार्ड करेगा, ठीक है, और स्मॉल फार्मर्स करेंगे 500, स्मॉल फार्मर्स का जो ग्रुप है, एनसीडीईसी करेगा 500 और एनएफडी 50 करेगा और बाकी कुछ स्टेट लेवल पे करेगा, बाकी कुछ स्टेट लेवल्स पे होंगे। अब ये जो पांच यहाँ पर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस हनी को लेके बनाए जा रहे हैं, अब इनसे 4000 से 5000 लोगों को बेनिफिट पहुंचेगा, ये कहना है एनएफईडी का, नाफेड का ये कहना है, इट इज़ नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका ये कहना है कि इसका जो फ़ायदा है, ठीक है, ये लगभग 4000 से 5000 लोगों को इसका बेनिफिट होने वाला है। बी कीपर्स को, मतलब जो मधुमक्खियों का पालन करते हैं उनको ये फ़ायदा होने वाला है। और हनी को यहाँ पे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि देखिए अभी जो बजट आया था, ठीक है, जो हमारा आत्मनिर्भर प्लान था उसके अंदर 500 करोड़ रुपए यहाँ पर हनी बिजनेस को लेके सरकार ने अलॉट किया था। 500 करोड़ रुपीज़, 500 करोड़ रुपीज़। बेसिकली दुनिया भर में अगर मैं हनी प्रोडक्शन की बात करूँ तो चाइना नंबर 1 पे है, पर भारत भी पीछे नहीं है। भारत की हम बात करते हैं, चलिए, तो हनी की अगर मैं बात करूं तो एज पर द यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 8वें स्थान पे आता है दुनिया भर में। भारत दुनिया भर में 8वें स्थान पे आता है और प्रति वर्ष हम 64.9 टन हनी प्रोड्यूस करते हैं। और चाइना पहले पे है जो कि लगभग 550,000 टन करता है, यानी कि हमसे लगभग 8-9 गुना ज़्यादा ये प्रोड्यूस करता है और हम करते हैं 64.9 टन हनी, and we are at 8th position. And under the Atmanirbhar Bharat Abhiyan, Government of India has allocated 500 crore rupees for the honey production. 500 करोड़ रुपए सरकार ने एलोकेट किए हुए हनी प्रोडक्शन के लिए, हनी शहद की बात कर रहे हैं। और देखिए सरकार ने एक बी कीपिंग डेवलपमेंट कमेटी बनाई हुई है, सरकार ने एक बी कीपिंग डेवलपमेंट कमेटी बनाई हुई है जिसके चेयरमैन है विवेक देब्रॉय, जिसके चेयरमैन है विवेक देब्रॉय जी प्रधानमंत्री जी के लिए द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन भी हैं। ही इज द चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये उसके चेयरमैन है। और ये कमेटी भी इसी के अंडर काम करती है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के अंदर ये काम करती है, दैट इज बी कीपर्स और हनी प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा जितनी चीज़ों की हम बात की है हमने। नेक्स्ट, हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, इन्होंने लॉन्च किया है सहकार प्रज्ञा इनिशिएटिव, ठीक है, जिसके अंदर इन्होंने 45 नए ट्रेनिंग मॉड्यूल लॉन्च किए कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए। देखिए सहकार प्रज्ञा पहले से काम कर रहा है स्किल्स प्रोवाइड करवाने के लिए, एंड दैट इज़ अ इनिशिएटिव ऑफ एनसीडीसी, ये नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर काम करता है, ये उसी का इनिशिएटिव है, तो ये कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने का काम है। और 45 नए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स इसके अंदर लॉन्च किए गए, 45 नंबर ध्यान में रखिएगा, 45 नए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स इसके अंदर लॉन्च किए गए जो कि फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने का काम करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की सरकार के साथ एग्रीमेंट साइन किया है कि वेस्ट बंगाल के अंदर पब्लिक फाइनेंस रिफॉर्म्स को लेके आने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बूस्ट किया जाएगा। और उसके लिए सरकार ने जो एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, मनीला फिलीपींस बेस्ड एक ये एशियाई देशों का बैंक इसको हम बोलते हैं, जो इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, ठीक है। 1966 ये बैंक काम कर रहा है। इसके जो हेड है इसका नाम है मसटसुगु असाकावा, ये इस बैंक के प्रेसिडेंट है। इसने अभी भारत के साथ $50 मिलियन का लोन साइन किया, 50 मिलियन का लोन साइन किया, जो कि वेस्ट बंगाल को दिया जाएगा, वेस्ट बंगाल के अंदर पब्लिक फाइनेंस रिफॉर्म्स के लिए, पब्लिक फाइनेंस रिफॉर्म्स लोगों को प्रमोट करना, द फिस्कल सेविंग्स को बढ़ाना, सरकार की भी और लोगों की भी, ठीक है। वैसे डिसीजंस लेने के लिए स्टेट को फाइनेंस की टर्म्स में इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे ये एग्रीमेंट किया गया। नेक्स्ट, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लॉन्च किया भारत का पहला 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल। देखिए
ये 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल की अगर मैं बात करूँ तो ये बड़ी गाड़ियों में यूज़ होता है, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में इस्तेमाल, लग्जरी कार्स में, आई कैन से रेस कार्स में ये यूज़ किया जाता है 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल। अब इससे ऐसा नहीं है कि जो गाड़ी की एवरेज बढ़ती है, ऐसा कुछ नहीं है, बट गाड़ी का जो इंजन की एफिशिएंसी होती है, गाड़ी के जो इंजन की एफिशिएंसी है वो थोड़ी इंप्रूव होती है। वो क्यों? क्योंकि ये जो 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल होता है ये बहुत स्लोली इग्नाइट होता है, यानी कि ये बहुत स्लो स्पीड पे ये ख़त्म होता है, आई कैन से। इसका जो प्राइस है वो लगभग 160 रुपये लीटर के आसपास रखा गया। तो अभी ये जो 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल है, इसकी अगर मैं बात करूं तो अभी इसको सिर्फ कुछ ही सिटीज़ में लॉन्च किया गया, ठीक है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अभी इसको मथुरा रिफाइनरी में लॉन्च किया। मथुरा रिफाइनरी ने बेसिकली इसको लॉन्च किया है, इसको बनाया मथुरा रिफाइनरी के अंदर उत्तर प्रदेश की, बट इसको कुछ ही सिटीज़ के अंदर लॉन्च किया जा रहा है, दैट इज दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, आगरा, जयपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, मुंबई, पुणे एंड अहमदाबाद। इन सिटीज़ में ही बेसिकली यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है 10 शहर, ये 10 शहरों में ही यहाँ पे अभी लॉन्च किया जा रहा है इसको, ठीक है, फर्स्ट फेज़ के अंदर। और इसको जो नाम दिया गया दैट इज़ XP100, XP100 यहाँ पे इस पेट्रोल को नाम दिया गया, इस फ्यूल को नाम दिया गया है। अभी तक अगर मैं बात करूं, अभी हमारे पास 87 ऑक्टेन का आता है, ठीक है। देखिए इसको 100 ऑक्टेन वाले को हम हाई ग्रेड पेट्रोल भी बोलते हैं, हाई ग्रेड पेट्रोल। अभी हमारे पास जो आता है वो आता है 87 ऑक्टेन का आता है। 87 ऑक्टेन वाले को हम बोलते हैं रेगुलर पेट्रोल। जो हमारा रेगुलर पेट्रोल होता है उसमें 87 ऑक्टेन ग्रेड होता है, ऑक्टेन की जो ग्रेड होती है वो 87 होती है। उसके बाद 89 वाला आता है, 89 वाला को हम बोलते हैं मिड ग्रेड, 89 वाले को हम बोलते हैं मिड ग्रेड, उसको मिड ग्रेड बोला जाता है। और उसके बाद आता है 91 से 94, 91 से 94 इसको बोलते हैं प्रीमियम पेट्रोल, प्रीमियम ग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे अभी 100 ऑक्टेन वाला प्रीमियम पेट्रोल लॉन्च कर दिया गया और ये रेस कार्स में मेनली यूज़ होता है, रेस कार्स में, ठीक है, रेस कार्स के अंदर इसको यूज़ करते हैं। तो अभी तक ये जो हमारा XP100 ऐसा फ्यूल जो है, जो हाई ऑक्टेन फ्यूल है, 100 ऑक्टेन वाला फ्यूल है, ये अभी तक इन 6 कंट्रीज़ में यूज़ होता है, US, जर्मनी, ग्रीस, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड इजराइल। सिर्फ इन्हीं कंट्रीज़ में यूज़ होता है और भारत 7वां कंट्री बना जो इसको यूज़ करने वाला है। USA, जर्मनी, ग्रीस, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड इजराइल। नेक्स्ट, मर्सिडीज बेंज। मर्सिडीज बेंज ने यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, पार्टनरशिप साइन करी है। SBI के जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं, HNI, इट इज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कस्टमर है, जिनके पास, देखिए, जिनके पास लग्जरी गाड़ियां हैं। अब बात ऐसी है कि SBI क्या करेगा, SBI के जो ऐसे कस्टमर्स हैं जिसके पास बहुत पैसा है, SBI के ऐसे कस्टमर्स जिनके पास बहुत पैसा है, वो अपना यहाँ पे अपना डाटाबेस देगा मर्सिडीज बेंज को, ठीक है। मर्सिडीज बेंज को उनका डाटाबेस देगा ताकि मर्सिडीज बेंज जो है वो इन लोगों को अपनी गाड़ियाँ बेच सके, ठीक है। उसके बाद जो लोग यहाँ पे मर्सिडीज बेंज खरीदेंगे, मर्सिडीज बेंज के जो कस्टमर है मर्सिडीज बेंज से गाड़ियाँ खरीदते हैं, उनको यहाँ पे लोन प्रोवाइड करवाना, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, उसके लिए मर्सिडीज बेंज SBI का मदद लेगा, SBI की मदद लेगा, ठीक है। तो मार्केट में दोनों ही एक दूसरे की सहायता करेंगे। मर्सिडीज बेंज अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए यहाँ पे आगे बढ़ रहा है, SBI के साथ SBI के साथ हाथ मिलाया ताकि SBI डाटा देगा बड़े बड़े अपने कस्टमर्स का, ताकि मर्सिडीज बेंज उनको अपनी गाड़ियाँ बेच सके, और SBI लोन देगा उनको, SBI उनको लोन देगा और ये बेनिफिट्स के साथ देगा, एडिशनल बेनिफिट्स देगा अपने कस्टमर को कि आपका SBI के साथ अकाउंट है तो हम आपको ये बेनिफिट देते हैं, एंड दैट इज़ वैलिड टिल द 31 दिसंबर 2020। तो 5 साल का लोन का लोन मिल सकता है, ठीक है। और कुछ जो फीस होती है, लोन प्रोसेसिंग फीस, उस पर भी काफ़ी सारा डिस्काउंट मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। और 25,000 रुपये का एडिशनल बेनिफिट्स भी देगा अगर आप योनो के थ्रू, SBI का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यू ओनली नीड वन, तो इसके थ्रू यहाँ पर अगर आप लोन लेते हो तो 25,000 का एडिशनल बेनिफिट भी मिलेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने HDFC बैंक के ऊपर स्टॉप लगाया। किस चीज़ के ऊपर स्टॉप लगाया कि HDFC बैंक अब नए क्रेडिट कार्ड कुछ टाइम के लिए इशू नहीं करेगा।
HDFC बैंक कुछ टाइम के लिए नए क्रेडिट कार्ड्स को इशू नहीं करेगा। तो देखिए ये इसलिए किया गया कि जो भी HDFC के जो ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल्स हैं, HDFC का जो ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम है उसके अंदर काफ़ी एरर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो HDFC ने जो रीज़न दिया वो है पावर का, कि पावर इशू होता है, ठीक है, पावर इशू है, इसके कारण ये कुछ इश्यूज आते हैं। तो RBI ने बोला है, RBI ने HDFC को बोला कि पहले अपने इन सॉल्यूशंस को सॉल्व करो, पहले अपनी इन सर्विसेज को सॉल्व करो, उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड्स इशू करने की परमिशन दी जाएगी। तो आप नए क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते अपने कस्टमर्स को, ठीक है। और उसके बाद डिजिटल 2.0 प्रोग्राम लॉन्च करने का भी स्टॉप लगा दिया है RBI ने, कि आप इसको भी अभी लॉन्च नहीं कर सकते। पहले क्या करिए, पहले अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करिए, उसके बाद इस चीज़ को हम अलाउ करेंगे। HDFC बैंक भारत के टॉप बैंक्स में आता है, बट फिर भी यहाँ पे एक लैक है, दैट इज़ डिजिटल सर्विसेज का। तो उसी को इम्प्रूव करने के लिए RBI ने ये गाइडलाइंस इशू की हैं। तो कौन सा बैंक अभी क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता, कौन से बैंक पे RBI ने वो रोक लगाई है, वो HDFC बैंक, वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक के जो नए हेड हैं इनका नाम है शशिधर जगदीशन। पहले आदित्यपुरी थे, उनका टर्म खत्म हो गया, रिजाइन कर दिया, अब है शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट, यस बैंक। यस बैंक ने यहाँ पे एक फ्रेंच कंपनी वर्ल्डलाइन के साथ मिलके लॉन्च किया है SMS पे। ये SMS पे क्या है कि जो बेसिकली हम मार्केट में जाके शॉपिंग करते हैं और जो कार्ड स्वाइप करते हैं जिस मशीन पे, उस मशीन को बोलते हैं POS मशीन, दैट इज पॉइंट ऑफ सेल मशीन, ठीक है। अब ये POS मशीन के चलते हुए ये यस बैंक के जो कस्टमर होंगे, ये SMS पे उनको अलाउ करेगा, जो पर्सन्स वहाँ पे जाकर शॉपिंग करते हैं ये उनको अलाउ करेगा कि आप SMS के थ्रू भी पे कर सकते हो, आपको वहाँ पे शॉप में आने की, ठीक है, POS मशीन्स में कार्ड सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन पे, आई कैन से द कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स। तो उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे ये चीज़ें की गई है SMS पे के चलते हुए, ठीक है। तो POS टर्मिनल्स में लेट सपोज मैंने कुछ ऑर्डर किया, मैंने कुछ ऑनलाइन, मेरे पड़ोस में एक दुकान है, मेरे पड़ोस में एक जनरल स्टोर है, मैंने उसको बोला भैया 5 किलो दूध भिजवा दो मेरे घर पे। तो जब मैंने ऑर्डर किया वो कहता पैसे, अब मैंने उसको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दिया, वो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपने POS में एंटर करेगा और मेरे पास आएगा एक SMS, उसके थ्रू सारी पेमेंट हो जाएगी। यानी कि मैं वहाँ गया भी नहीं, सामान भी हो गया, ठीक है, सामान भी आ गया, पैसे भी दे दिए। वो मुझे जैसे मेरी डिटेल भरेगा मेरे पास एक URL लिंक आ जाएगा, उसके थ्रू मैं पे कर दूंगा, दैट इज SMS पे। तो ये वर्ल्डलाइन एक फ्रेंच कंपनी है, इसकी सहायता से यस बैंक ने इसको लॉन्च किया भारत के अंदर। यस बैंक पहले काफ़ी क्राइसिस में था, 2004 में बना था, राणा कपूर और अशोक कपूर इस बैंक के फाउंडर थे, मुंबई में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत का इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर। भारत में जितनी भी नॉन लाइफ इंश्योरेंस या नॉन लाइफ इंश्योरेंस की कंपनीज है, अगर उनको भारत में काम करना है तो उनको IRDAI से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो IRDAI ने अभी इसको प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है, दैट इज द मर्जर ऑफ भारती एक्सा। देखिए ICICI लोम्बार्ड ने भारती एक्सा को खरीदा था, भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी को परचेज किया था, और CCI दैट इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया पहले इसको अप्रूवल दे चुका है, और अब सिर्फ रेगुलेटर की परमिशन लेना बाकी था, तो रेगुलेटर ने भी अप्रूवल दे दिया है। अब इसका मर्जर बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 कंपनीज का मर्जर हो रहा है, दैट इज ICICI लोम्बार्ड एंड भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो बच्चों ये था हमारा इकोनॉमिक GK ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2020। क्लास के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट आता है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट निकलता है क्लास के अंदर। एंड क्लास का जो PDF है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में आपको मिल जाएगा, यू कैन क्लिक ऑन द डैट लिंक एंड आप हमारी वेबसाइट पे चले जाओगे। वेबसाइट पे जाके आपको लॉगिन करना है एंड कोर्स को सब्सक्राइब कर लेना है, तो वहाँ से आप किसी भी पर्टिकुलर वीडियो पे क्लिक करके PDF गेन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।